हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच से ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें से एक ना एक तो आता ही आता है और रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन होता क्या है, अगर हम रियल लाइफ के अनुसार समझें डेप्रिसिएशन का मतलब, तो एक एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए कि आपने एक कार खरीदी है 10 लाख रुपए की। अब एक बात बताइए कि अगर जो कार आपने 10 लाख रुपए की खरीदी है, क्या वो एक महीने के बाद अगर आप उसको सेल करने जाओगे मार्केट में, तो क्या वो 10 लाख रुपए की ही बिकेगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को 10 लाख रुपए का खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि जब उसे न्यू कार 10 लाख रुपए की मिल जाएगी तो आपकी कार को वो 10 लाख का क्यों खरीदेगा? तो आप उसको ऑफ़र दोगे कुछ कम का, जैसे कि मान के चलिए 9 लाख रुपए का ऑफ़र दिया आपने, तो क्या पता वो एक महीने के बाद वाली कार को 9 लाख रुपए में परचेज़ कर ले। तो आपने उसको 9 लाख रुपए क्यों बोला? आपने जो 1 लाख रुपए कम करे वो चीज़ क्या है और वो क्यों कम करे आपने? तो जो 1 लाख रुपए आपने कम करे हैं उसी चीज़ को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए, आम भाषा में हमें इसका नाम नहीं पता होता, बट अकाउंट्स की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो टाइम की वजह से हो, चाहे उसकी रनिंग कंडीशन की वजह से हो, या उसके टूट फूट की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कोई भी गिरावट आती है, तो उस गिरावट का हमने अकाउंट्स में क्या नाम दिया? डेप्रिसिएशन, जैसे हिंदी में कहते हैं हिरास। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है नॉर्मली रियल लाइफ में, उस एसेट्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हैं? कारण क्या है? इससे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है किसी भी एसेट्स की। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, कारण क्या है इसका, ठीक है, इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हमें इस वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसकी मीनिंग है डेप्रिसिएशन इज़ द डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। सबसे पहला वर्ड क्या दिया आपका? डिक्रीज़, है ना। नॉर्मल बात है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक डिक्रीज़ वैल्यू होती है, वैल्यू को क्या कर देती है? डिक्रीज़ कर देती है। आपकी जो वैल्यू होगी एसेट्स की, उसकी वैल्यू को क्या कर देगी? डिक्रीज़। ठीक है, और किसकी वैल्यू को? डेप्रिशिएबल एसेट्स। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये होता क्या है अभी हम समझेंगे। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी कि टूट फूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, बट आपने उसे 9 लाख रुपए में बेचा। कारण क्या है उसका? कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट हो चुकी हो, जब चली होगी तो उसकी रनिंग कंडीशन ख़राब हुई होगी। जैसे कि मान के चलो टायर, कम से कम टायर तो घिस गए होंगे, वियर एंड टीयर हो गया, एज्यूम कर लेते हैं। पासेज ऑफ टाइम का थोड़ा सा पासेज हुआ है, टाइम बीत गया है, ठीक है ना, 2 महीने 1 महीना बीत गया। एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्या पता जब हमने कार परचेज़ करी हो उसके तुरंत ही बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके कारण हमारी कार की वैल्यू क्या हो गई? कम। ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं किसी भी एसेट्स की वैल्यू के कम होने के। एसेट्स की वैल्यू के कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से 3 कारण हमने बता दिए, वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है डेप्रिशिएबल एसेट्स, कि डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है अभी समझाएंगे। बट आगे क्या कह रहा है? इट इज़ चार्ज एवरी ईयर, यानी कि ये हर साल चार्ज होता है। हर साल क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, पासेज ऑफ टाइम तो हर साल ही हो गया ना। 1 साल के बाद जितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू बचती है उसे हम लिखते हैं कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी होती है। तो हर साल इसकी कैलकुलेशन की जाती है और डिडक्ट फ्रॉम दी बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ें बताएंगे हम। बुक वैल्यू क्या होती है सब बताएंगे, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं कि बुक वैल्यू भी हमें बतानी है। ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स
टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो वैल्यू हम बैलेंस शीट में शो करेंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बताने के लिए हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है। तो भाई डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिन पर डेप्रिसिएशन लगती है। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? देखिए बिजनेस के अंदर कई सारी एसेट्स होती हैं, बिजनेस के अंदर कई सारी एसेट्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ठीक है, डेटर्स, ये सारी क्या होती हैं? हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, और कैश या बैंक, गुडविल, कॉपीराइट, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? कुछ एसेट्स होती हैं एक कंपनी की। अब हम समझ रहे हैं कि इसमें से डेप्रिशिएबल क्या होती है। तो देखिए डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एसेट्स जो कंपनी ने परचेज़ करी है बट सेल के लिए ना करी हो। किसके लिए करी हो? यूज़ इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन में यूज़ के लिए और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए एक ऐसी एसेट्स जिसका यूज़ प्रोडक्शन में और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में हो रहा हो, उस एसेट्स को हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। और ये होता है कि जिस एसेट्स को हमने परचेज़ कर रखा है बट लॉन्ग टाइम के लिए कर रखा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हमने एसेट्स को परचेज़ कर लिया, हम उसको सेल नहीं कर रहे बट उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं? प्रोडक्शन में और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो आप ये देखिए कि इनमें से कौन कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जिनको आप परचेज़ तो करते हो बट सेल के पर्पज़ से नहीं करते। ठीक है, और उसका यूज़ करते हो प्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग जो है आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो? भाई बिल्डिंग का तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप प्रोडक्शन करते ही कहाँ हो? बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग क्या होगी आपके लिए? डेप्रिशिएबल एसेट्स। मशीनरी, भाई बिना मशीनरी के तो आप प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते, तो मशीनरी भी मेन एसेट्स होगी आपके लिए, तो मशीनरी भी क्या होगी? डेप्रिशिएबल एसेट्स। फर्नीचर, बिल्कुल फर्नीचर का भी आप यूज़ करते हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। अगर कल को आप क्लाइंट को बुलाते हो किसी भी सेल परचेज़ के लिए, आप क्लाइंट को कहाँ बैठाओगे? चेयर्स पर, है ना। तो चेयर्स क्या हैं? फर्नीचर। तो बिना फर्नीचर के तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस तो कर ही नहीं सकते। अगला आ रहा है स्टॉक। देखिए स्टॉक को हम डेप्रिशिएबल एसेट्स में नहीं रखेंगे, हालांकि इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, एसेट्स स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगता है, मगर वो तब लगता है जब वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जब वो ख़राब हो जाती है तब हम उसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। अदरवाइज़ हम स्टॉक में डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि स्टॉक को परचेज़ किया जाता है सेल करने के मकसद से, उसको रखने के मकसद से नहीं रखा जाता, उसको सेल करने के मकसद से आप उसको परचेज़ करते हो। तो स्टॉक हमारे लिए डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होगा। डेटर्स, तो भाई डेटर्स भी आपकी डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होती, क्योंकि डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपसे सामान लेके गया है, वो पैसे देगा, अब वो पैसे 2 महीने बाद भी देगा तब भी उतने ही देगा, 3 महीने बाद देगा तब भी उतनी देगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होती। अगला है कैश और बैंक, ये भी नहीं होते, ये तो पैसे हैं हमारे। गुडविल, गुडविल पर डेप्रिसिएशन लगता है बट उसको डेप्रिसिएशन नाम से नहीं जाना जाता, उसको जाना जाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्यों जाना जाता है अमोर्टाइजेशन? क्योंकि ये हैं हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, इनके बारे में जितनी भी बात करी है ये हमारी हैं टेंजिबल एसेट्स। अभी ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था वैसे कि डेप्रिसिएशन जो लगती है वो किस पर लगती है? टेंजिबल एसेट्स पर। और इंटेंजिबल एसेट्स पर क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन।
इस पे भी क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन। दोनों की दोनों क्या है हमारे लिए, इंटेंजिबल एसेट्स। एक ऐसी एसेट्स जिनको हम देख और छू नहीं सकते, ठीक है, उन एसेट्स को क्या कहते हैं हम, इंटेंजिबल एसेट्स, और जिनको देख और छुआ जा सकता है उनको टेंजिबल एसेट्स। इससे एक नई चीज़ और पता चल गई आपको कि डेप्रिसिएशन जो लगती है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स पे तो लगती है, बट डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स हमारी क्या होती हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं। हालांकि इंटेंजिबल भी हमारी डेप्रिशिएबल होती हैं, बट उस पर जो लगता है उसको कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन एक डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, गिरावट आती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसको एक नाम दिया गया है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जिनको हमने हेल्ड कर रखा है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, है ना, और किसके लिए कर रखा है, फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप नोट करिए, पहले इसको नोट कर सकते हो आप, फिर जो हम लिखवाते हैं कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है उसको भी नोट करिए। देखिए डेप्रिशिएबल एसेट्स की जो थ्योरी है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, जैसे कि हमने बताया था नॉर्मली डेप्रिशिएबल एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक ऐसी एसेट्स जिनका आप यूज़ करते हो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। आर हेल्ड फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन, आर हेल्ड फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हेल्ड का मतलब होता है रखना, आप उसे रखते हो किसके लिए, यूज़ इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस से आप इसको नहीं रखते, उनको कहते हैं हम डेप्रिशिएबल एसेट्स, और डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगती है डेप्रिसिएशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है आपको यहाँ पर कि डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती। ये है हमारे डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड इन डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, तो भाई डेप्रिशिएबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। पहली चीज़, अच्छा इसमें तो नोट बता रखा है कि डेप्रिसिएशन इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। देखिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर ही तो होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी इसमें, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, यानी कि ये नॉन कैश होता है, इससे पैसा आपका कम या ज़्यादा नहीं होता। डेप्रिसिएशन की वजह से वैसे तो कम होगा, बट पैसा कम यहाँ पर नहीं होता। फिर क्या होता है, वैल्यू कम होती है। यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू कम, एसेट्स की वैल्यू कम होती है। जैसे पहला एग्जांपल हमने दिया कि एसेट्स खरीदी आपने, 10 लाख रुपए की कार खरीदी थी, उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, 9 लाख रुपए की। तो क्या आपकी जेब से पैसे गए, नहीं पैसे नहीं गए भाई, बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपकी डेप्रिसिएशन यानी कि उसकी जो वैल्यू है एसेट्स की, जो 10 लाख रुपए की वैल्यू थी वो अब होगी 9 लाख रुपए की। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ गिरावट हुई वैल्यू में। और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था तो लिखा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। वैल्यू में गिरावट होने को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जब वैल्यू में गिरावट हो रही है तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई, वो कैसी हुई, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। आपका पैसा बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बस वैल्यू कम हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगला है लैंड इज़ नेवर डेप्रिशिएटेड। बहुत बढ़िया बात कही है इसने, लैंड इज़ नेवर डेप्रिशिएटेड, कि भाई ज़मीन पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। आज आपने एक प्लॉट खरीदा, आज आपने एक ज़मीन खरीदी, तो कल को अगर आप उसे बेचोगे ना, गारंटेड है कि आप ज़्यादा वैल्यू पे ही बेचोगे। तो इसका मतलब क्या है, उसमें गिरावट नहीं आती। तो लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है एप्रिसिएशन। उसको डेप्रिसिएशन को उल्टा एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब घटना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। कुछ जगहों पर एप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है, जब आप कॉलेज में जाओगे तब सीखोगे, बट डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना, और लैंड पर जो लगता है वो लगता है एप्रिसिएशन।
ठीक है। अगली चीज़ क्या कह रहा है, करंट एसेट्स आर नेवर डेप्रिशिएटेड। ये तो बता दिया हमने, स्टॉक डेटर ये क्या थे, हमारे करंट एसेट्स थे, बट इन पे डेप्रिसिएशन लगाया हमने नहीं, क्योंकि उनको यूज़ किया जाता है सेल के पर्पज़ से, है ना। करंट एसेट्स हो गई, जैसे स्टॉक हो गया, आपने खरीद रखा है तो किसके पर्पज़ के लिए खरीद रखा है, आपने रीसेल के लिए परचेज़ कर रखा है उसको, इसलिए उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं लगती, लैंड और करंट एसेट्स पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेप्रिशिएबल एसेट्स। अब हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन लगता है तो कौन सी वैल्यू पर लगता है। देखिए, जब हमने कार खरीदी तो उसकी वैल्यू थी 10 लाख, बट जब कार को हम शोरूम से निकाल रहे थे तो शोरूम में हमने कहा कि यार इस कार में ना हमें टायर अच्छे नहीं लग रहे, तो इसके टायर चेंज कर दो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। तो मॉडिफाई करने में 1 लाख रुपए और लग गए, तो वो वैल्यू होगी 11 लाख रुपए की, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इस कार को हम ना किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो हम इस कार को चला के नहीं ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट से हमने 10,000 रुपये का और ख़र्चा कर दिया, ठीक है। तो कार की जो वैल्यू हो गई वो अब हो गई 11,10,000 रुपये की। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब हमें कार परचेज़ कर रहे थे हम, तो कंपनी वालों ने जीएसटी भी लगा दिया। तो जीएसटी भी लगा दिया, हम एज्यूम कर लेते हैं जीएसटी लगा दिया उन्होंने 2 लाख रुपये का। तो कार की वैल्यू हो गई हमारी 13,10,000 रुपये की। हालांकि कार की असली वैल्यू कीमत जो थी वो थी 10 लाख रुपये, ठीक है, मगर कार की वैल्यू कुछ चेंज करते 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 बढ़ गई, जो कि हो गई 13,10,000 रुपये। तो क्या डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपये पर लगेगा, या 13,20,000 रुपये लगेगा, या जीएसटी के बिना लगेगा? जीएसटी के बिना यानी कि 2 लाख कम करेंगे तो 11,10,000 रुपये। तो क्या 11,10,000 रुपये लगेगा? तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं? तो समझते हैं कि डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे चार्ज होता है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स। हिस्टोरिकल वैल्यू पर चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब, हिस्टोरिकल का वैल्यू का मतलब होता है उसकी कॉस्ट वैल्यू पर। कॉस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है एक्सक्लूड जीएसटी। जीएसटी को छोड़कर जो वैल्यू बचती है उस पर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। सिंपल मान के चलते हैं एसेट्स की वैल्यू है, एसेट्स है आपके पास 10 लाख रुपए की, ठीक है। इस पे आपने कुछ रिपेयर करवाया यानी कि मॉडिफाई करवाया एट अ टाइम ऑफ परचेज, तो वो हो गई, आप मान के चलते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। इस पे आपने ट्रांसपोर्ट दिया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, एज्यूम करते हैं वो है 10,000 रुपये का। ये टोटल वैल्यू आ गई आपके पास 11,10,000 रुपये, ठीक है। टोटल वैल्यू है 11,10,000 रुपये। फिर इसके बाद आपने इसमें जीएसटी ऐड किया 2 लाख रुपये का, तो ये हो गई आपके पास 13,10,000 रुपये की। तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ये है, ओरिजिनल वैल्यू इसे कहेंगे हम। अब हालांकि यहाँ पर ना एक चीज़ और दी जाती है जिसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप उसे एंड में, जब पूरा ख़राब हो जाएगी, एंड में कबाड़ी वाले को कितने रुपए की दे सकते हो? तो हमने एज्यूम करा कि कबाड़ी वाले को हम उसे कम से कम 3 लाख रुपए की दे देंगे। फिर इस 11,10,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8,10,000। तो ये जो वैल्यू आई है, इस वाली वैल्यू पर आप लगाओगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? जो ओरिजिनल वैल्यू होगी 11,10,000 आपकी ओरिजिनल वैल्यू मानी जाएगी। इस 11,10,000 में से माइनस कर दोगे आप स्क्रैप वैल्यू, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। तो एक तरह से डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू कहाँ से मिलेगी? स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर क्या, हमेशा क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि स्क्रैप वैल्यू उस एसेट्स की कितनी होगी, वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है हिस्टोरिकल वैल्यू पर। हिस्टोरिकल वैल्यू का मतलब होता है जीएसटी के बिना जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं हम हिस्टोरिकल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो एसेट्स होती है उसकी परचेज वैल्यू, रिपेयर जो भी करा, ट्रांसपोर्टेशन, उन तीनों को जोड़कर हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू, और फिर उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है हमारी उस पर लगता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब देखिए अगला कंसेप्ट इसका आता है कि डेप्रिसिएशन को जब हम लगाते हैं तो अकाउंट्स कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के अकाउंट्स को बनाकर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको भी समझते हैं कि किस प्रकार के अकाउंट को बनाकर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो हम समझने वाले हैं मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। देखिए मैंने वर्ड मेथड्स क्यों नहीं लिखा, ओनली मेथड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेथड और भी होते हैं, कैलकुलेट करने के भी मेथड होते हैं और रिकॉर्डिंग करने के भी मेथड होते हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग करने के मेथड, कैलकुलेट करने के मेथड नहीं, रिकॉर्डिंग करने के मेथड, कि रिकॉर्ड किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसमें रिकॉर्ड करने के होते हैं हमारे पास दो मेथड। फर्स्ट मेथड होता है विदाउट प्रोविज़न, और दूसरा मेथड होता है विद प्रोविज़न। देखिए विदाउट प्रोविज़न और विद प्रोविज़न, हमने पहले विदाउट क्यों लिखा, विदाउट का मतलब ये होता है कि प्रोविज़न के बिना, और विद का मतलब होता है प्रोविज़न के साथ। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है और ये थोड़ा शॉर्ट पे पड़ जाता है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं। अब देखिए विदाउट प्रोविज़न, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न एक तरह से रिज़र्व होता है, बट किसी स्पेशल पर्पस का रिज़र्व होता है, स्पेशल पर्पस का। अगर हम कोई रिज़र्व बनाते हैं और वो स्पेशल पर्पस का होता है तो स्पेशल पर्पस के रिज़र्व को हम कहते हैं प्रोविज़न, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो आप एक रिज़र्व बना रहे हो किसी काम के लिए, यानी कि आप एक पैसे जमा कर रहे हो किसी मशीन को परचेज़ करने के लिए या बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो आप लिखोगे प्रोविज़न फॉर बिल्डिंग या प्रोविज़न फॉर मशीनरी, ठीक है। तो प्रोविज़न का मतलब होता है रिज़र्व बट किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विदाउट प्रोविज़न, बिना रिज़र्व बनाए एक डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करते हैं, और यहाँ पर एक रिज़र्व बनाकर डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बिना प्रोविज़न बनाए डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग जब करते हैं हम, तो इसमें हम अकाउंट जो बनाते हैं, इसमें बनाते हैं दो अकाउंट। पहला होता है हमारा एसेट्स का अकाउंट, मतलब जो भी एसेट्स होगी उसका अकाउंट बनेगा, और दूसरा होता है हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट, कि कितनी कितनी डेप्रिसिएशन काउंट की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, उसको भी हम लिखते हैं। और यहाँ पर एसेट्स के अकाउंट में हम ये लिखते हैं कि कितनी वैल्यू कम होती जा रही है और कितनी वैल्यू बच रही है, और डेप्रिसिएशन में लिखते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन उसमें लग रहा है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं इसके फॉर्मेट के साथ। अब देखिए हम समझ रहे हैं विदाउट प्रोविज़न, विदाउट प्रोविज़न के साथ आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो डेप्रिसिएशन की। तो विदाउट प्रोविज़न में जो आप अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले बनाते हो एसेट्स का अकाउंट। अभी हम नॉर्मली समझाते रहे ऐसे ही। और एक बनाते हो आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसमें डेट भी आती है, ठीक है। अब एसेट्स के अकाउंट में क्या होता है, देखो एसेट्स क्या होती है आपकी, एसेट्स जब भी बढ़ती है तो डेबिट में आती है, और जब भी कम होती है तो क्रेडिट में आती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है आपका, खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस भी जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब घटता है तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस और एसेट्स दोनों एक ही नेचर से चलते हैं। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी डेबिट होगी, और घटेगी तो क्रेडिट होगी। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एसेट्स को परचेज़ करते हो, ठीक है। और किसी भी एसेट्स को परचेज़ करने की एंट्री क्या होती है, ये हमने जनरल एंट्री में सीखा है। उसकी एंट्री होती है, जैसे कि मान चलो एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं तो एसेट्स डेबिट
टू बैंक, बैंक या कैश, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि 5 लाख रुपए की एसेट्स आपने परचेज करी तो एंट्री क्या करी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एसेट्स का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो एसेट्स ये रही और उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। जिस तरीके से हमने लेज़र पोस्टिंग करी थी उसी प्रकार से। तो एसेट्स का अकाउंट डेबिट हो गया किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी एंड ऑफ द ईयर में। अब डेप्रिसिएशन हम मान के चलते हैं इस पर लग रही है 10% पर एनम की। अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि विदाउट प्रोविज़न का कंसेप्ट किस प्रकार से चलता है। जैसे कि 5 लाख रुपए पर 10% कितना होता है, 50,000 रुपये। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एसेट्स की जैसे ही वैल्यू कम होगी वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। सिंपल सा कंसेप्ट है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट। और कम होते ही आप उसे किस तरफ लिखोगे, इस तरफ, बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए, 50,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनी आपकी, जनरल एंट्री बनी कि एसेट्स तो क्रेडिट हो रही है और डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कितने से, 50,000 से, ठीक है। अब देखो ये एंट्री दोनों में इफेक्ट करेगी। आपने लेज़र पोस्टिंग करी होगी, उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ये रहा और इसको करोगे आप डेबिट किसकी वजह से, टू एसेट्स की वजह से। कितने रुपए, 50,000, ठीक है। और एसेट्स के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, 50,000। तो ये लेज़र पोस्टिंग हो गई और अकाउंट भी आपका मेंटेन हो गया। अब क्या करना होता है, लास्ट में आपकी ये वैल्यू है 5 लाख रुपए की और इस 5 लाख रुपए में से आप 50,000 को माइनस कर दोगे, 4,50,000। तो इसे कहेंगे हम बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन आपका कितना है, 4,50,000 रुपये। इस 4,50,000 को आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे, 4,50,000 रुपये, ठीक है। अब यही बैलेंस अगले साल जाएगा और लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 4,50,000 रुपये और फिर से इस पर डेप्रिसिएशन लगेगी और फिर से इसका बैलेंस निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होता है वो खर्चे होते हैं और खर्चों को राइट ऑफ यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है टू P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एसेट्स को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि 50,000 का जो बैलेंस हमने निकाला है इस तरफ भी 50,000 लिखा जाएगा और यहाँ पर आएगा 50,000। अब यहाँ पर आपको बाय बैलेंस CD नहीं लिखना क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है ना। खर्चे में बैलेंस CD नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस उसका बनता है जो एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है। अब खर्चों का क्या बैलेंस, खर्चों को अगले साल थोड़ी ले जाते हैं, खर्चों को हम ख़त्म कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखकर, यानी कि हम उसे अपना क्या मान लेते हैं, खर्चा यानी कि लॉस मान लेते हैं। तो इधर लिख दिया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे ये अकाउंट भी क्लोज हो जाता है और ऐसे ये अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। तो मतलब इसमें आपने करा क्या, इसमें करा ये कि एसेट्स में जब आप एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट में लिखोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्रेडिट में लिखोगे, फिर बैलेंस निकालोगे और फिर उसके बाद जो बैलेंस आया उसे अगले साल लिखोगे। अगले साल फिर से क्या लगेगा इस पर, अगले साल फिर से इस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन काउंट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विदाउट प्रोविज़न, यानी कि प्रोविज़न यहाँ पर कहीं वर्ड लिखा है हमने, नहीं। तो विदाउट प्रोविज़न आप रिकॉर्डिंग करते हो डेप्रिसिएशन की, तो किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। अब सीखते हैं कि विद प्रोविज़न अगर किया जाएगा तो विद प्रोविज़न कैसे रिकॉर्डिंग किया जाएगा। अब देखिए समझते हैं कि विद प्रोविज़न अगर अकाउंट बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं विद प्रोविज़न। तो विद प्रोविज़न में आप दो अकाउंट बनाएंगे, एक है आपका एसेट्स का अकाउंट, इसमें भी एसेट्स का अकाउंट बनता ही है क्योंकि एसेट्स की कैलकुलेशन तो करनी ही होती है हमें, ठीक है। एसेट्स का अकाउंट बनता है आपका और दूसरा आपका बनता है इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना सकते हैं मगर हम बनाते किसका है, इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं,
अब होता कैसे कैसे इसमें, जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि एसेट्स का रूल बदलेगा थोड़ी। अब प्रोविज़न क्या होती है, प्रोविज़न आपकी होती है लायबिलिटीज़, ठीक है, ये क्या होती है आपकी लायबिलिटीज़ होती है, और लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होता है, इसका उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है ना। लायबिलिटीज़ के बारे में सबको पता होगा कि लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट होती है, और एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट होती है। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि परचेज जब किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज की एंट्री सेम रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 5 लाख रुपए, ठीक है। आपने फिर यहाँ पर लिख देना है एसेट्स को डेबिट कर देना है किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से, बैंक अकाउंट, और कितने रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। बट अब जब हम जो डेप्रिसिएशन लगाते थे वो इधर लगाते थे, अब डेप्रिसिएशन यहाँ लगने की जगह बस यहाँ लग जाएगी, इतना हमें करना है। यानी कि जहाँ हम एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिखते थे, अब हम प्रोविज़न अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिखेंगे, और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास कितने परसेंट चल रही है, जैसे कि 10% पर एनम, तो कितना हो गया 50,000 रुपये, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दी जाएगी 50,000 रुपये। कुछ चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, बट ज़्यादा चेंज नहीं है। आपको समझना है कि जो एसेट्स की वैल्यू थी पिछले विदाउट प्रोविज़न में, एसेट्स की वैल्यू के अंदर ही आप क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में। अब क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया आपने, अलग दिखा दिया कि डेप्रिसिएशन को हम यहाँ लगा रहे हैं, और जैसे यहाँ पर लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन, वैसे ही यहाँ पर भी लिखा है हमने बाय डेप्रिसिएशन, बट अकाउंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, ये 5 लाख रुपये, ये 5 लाख रुपये, और यहाँ पर भी 5 लाख रुपये आएगा, और इसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो हमारी जो वैल्यू रहती है, एसेट्स की वैल्यू रहती है, वो हमेशा कितनी रहती है, 5 लाख रुपए रहती है। हम अपनी एसेट्स की वैल्यू को यहाँ पर नहीं कम करते, और यहाँ पर हम एक क्या बना देते हैं, लायबिलिटीज़ यानी कि प्रोविज़न बना देते हैं, और लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है उसको भी हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD, क्योंकि ये बैलेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब ये बैलेंस है तो अगले साल भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस BD 50,000 रुपये, और फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, तो इधर लिख दिया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो भी आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर बैलेंस CD है, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो लिख दिया जाएगा टू बैलेंस BD 5 लाख रुपये, और इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, तो अगले साल भी जो बैलेंस आएगा आपका कितना आएगा, 5 लाख रुपये ही आएगा, और इसमें वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। अगला डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 50,000 में वो वैल्यू जुड़ जाएगी, तो बैलेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपने दोनों चीज़ें सीख ली, आपने डेप्रिसिएशन को विदाउट प्रोविज़न और विद प्रोविज़न दोनों देख लिया। विदाउट प्रोविज़न में आपको एसेट्स और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, एसेट्स के अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है, और विद प्रोविज़न के अंदर एसेट्स के अंदर कुछ भी नहीं करना, बस एसेट्स की वैल्यू को रखना है, और डेप्रिसिएशन को हम रखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जिस प्रकार से एसेट्स के क्रेडिट साइड में लिखा जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोविज़न के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा सही ढंग से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। और अगली क्लास में हम इसके एक क्वेश्चन को करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि कैलकुलेशन के मेथड क्या हैं। अभी हमने कैलकुलेशन के मेथड इसमें नहीं सीखे, अभी हमारा काम रह गया है कैलकुलेशन के मेथड सीखना। यहाँ पर कैलकुलेशन के 2 मेथड होते हैं, SLM और WDV, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगली वीडियो में हम इन दोनों मेथडों को समझेंगे और एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।